चलो बोलो, इसके अलावा बोलो डाउट बोलो इसके अलावा जल्दी। 89 बोलो। क्वेश्चन है कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्प्लिट जीन के कारण देखो सिस्ट्रॉन, एक्सॉन, एक्सॉन और इंट्रॉन ऐसे था। तो अब इंट्रॉन भी तो डीएनए का सेगमेंट है, ये भी जीन है। एक्सॉन भी डीएनए का सेगमेंट है, ये भी जीन है। तो स्प्लिट जीन के कारण जो जीन की डेफिनेशन है एज अ डीएनए सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट वो कॉम्प्लिकेट हो गई है। हाँ बात सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। अब कहता है कि यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्ट्रोनिक जीन मिलता है। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने कहा था पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन प्रोकैरियोट्स में मिलता है। मैंने कहा था पॉलीसिस्ट्रोनिक यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक जीन मिलता है, ये बात तो सही है। तो कहने का मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। असर्शन रीजन पेपर में आपको ऐसे ही सोल्व करने पड़ेंगे भैया, सी और डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब दिमाग लगाओ। इन यूकैरियोट द मोनोसिस्टोरिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। इस बात का मतलब स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, मतलब जो जीन की डेफिनेशन स्प्लिट जीन अरेंजमेंट के कारण कॉम्प्लिकेट हो गई डीएनए सेगमेंट में, उसका कारण ये है क्या कि यूकैरियोट्स का मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस के कारण। इसका कारण है क्या? इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये था कि बहुत सारे ऐसे हैं जो समय के साथ बहुत सारे जीन ऐसे थे जिन्होंने के समय के साथ साथ एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। एवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ, वो इसका रीजन है। एवोल्यूशन के कारण उन जीन्स का यूज नहीं रहा और वो जीन्स के प्रोटीन बनना बंद हो गए। तो कह रहा है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट। बात बिल्कुल सही है। यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन मिलता है, बात सही है। इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस का मतलब हो गया एक्सॉन, एक्सॉन, इंट्रोन, ये तो सिस्टम चलता है। तो इंटरप्टेड रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट के कारण जीन की जो डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स हुई है, उसका रीजन ये नहीं है कि यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है। अरे बात आ रही है समझ में? अगर मान लो, अगर ये यूकैरियोट्स के अंदर ही पॉलीसिस्टोनिक जीन होता, मान लो अगर यूकैरियोट्स के अंदर पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हो जाता, तो क्या होता? एक जीन से बहुत सारे प्रोटीन बनने लग जाते। तो क्या वो इसका कारण होता? क्या नहीं, वो भी उसका कारण नहीं होता। या तो प्रोटीन बनने की बात हो रही है ना मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन के कारण। अरे भाई बात आ रही है समझ में? इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्प्लिट जीन के कारण जीन की डेफिनेशन कॉम्प्लिकेट हो गई है, उसका कारण ये बिल्कुल भी नहीं है कि यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन मिलता है। अरे ये कारण थोड़ी ना है। जीन तो पॉलीसिस्टोनिक भी हो सकता था। सोचो एक बार अगर हो जाता तो। अरे बात आ रही समझ में? जीन की डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स इसलिए हुई है क्योंकि जीन डीएनए का वो सेगमेंट भी है जो कुछ नहीं बना रहा। जीन डीएनए का वो सेगमेंट भी है जो आरआरएनए और टीआरएनए बना रहा है, और जीन डीएनए का वो सेगमेंट भी है जो एमआरएनए और प्रोटीन बना रहा है, और जीन वो भी है जो कुछ नहीं बना रहा लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को आसान बना रहा है, इजी बना रहा है, कंपेटिबल बना रहा है, जैसे रेगुलेटरी जीन्स आपके। अरे बोलो भाई बात आ रही सुनने? इस कारण से जीन की डेफिनेशन कॉम्प्लिकेट हुई है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी का जहाँ पे जहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है उसके ऊपर की 4 लाइनों का क्वेश्चन है ये। यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन मिलती है, बात बिल्कुल सही है, और इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, बात बिल्कुल सही। अब इसका और इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है मेरे हिसाब से। बात समझ में आ गई हुई। दिमागदार बच्चों के क्वेश्चन है ये भाई साहब। एम्स के अंदर इसीलिए इंडिया की क्रीम जाती थी, क्रीम, जब एआर क्वेश्चन आते थे। एआर क्वेश्चन आपकी औकात बता देंगे कि तुम्हारी सब्जेक्ट पर कितनी पकड़ है। मैं तो कहता हूँ 10-10 क्वेश्चन आने चाहिए थे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी। इसके अलावा जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी। 10 4:30 बजे चालू कर दूंगा मैं खेल, फटाफट बोलो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? इसके अलावा कोई क्वेश्चन?
ऐसा कोई बच्चा जिसके सारे AR ठीक हो, जिसके सारे AR ठीक हो, असर रीजन सारे सही हो, ऐसा कोई बच्चा? हेलो 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 हेलो, बिल्कुल सही। क्या कह रहा, कौन से का 0 क्यों नहीं होगा? 76 का। 76 क्या है भाई? The net electric charge of DNA and histones. Net negative charge on DNA and histone. DNA plus histone नहीं है, समझ रहा है? DNA पे नेगेटिव होता है और हिस्टोन्स पे पॉजिटिव होता है। नेट चार्ज कमाल कर रहा है ये। 0 एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और 100 बार बोला था मैंने, एग्जाम्पलर पढ़कर आना, एग्जाम्पलर पढ़कर आना, एग्जाम्पलर पढ़कर आना, एग्जाम्पलर पढ़कर आना। अब नहीं पढ़कर आए तो तुम्हारा फॉल्ट है भाई। बोलो इसके अलावा, बोलो भाई साहब, हिंदुस्तान में 15 लाख बच्चे देंगे नीट और 10 लाख देंगे IIT। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, बुरे लगे तो लग जाए। अभी आप लोगों का स्टैंडर्ड है नहीं उन बच्चों को फाइट करने का जिनका सिलेक्शन होता है। चाहे अपने मन में कितना ही तुर्रम खा हो, तो तुर्रम खा धरा रह जाएगा। हाँ, लास्ट ईयर 16 थे, बिल्कुल सही। ये अपन ऑन एन एवरेज लेके चल रहे हैं और इस साल तो और बढ़ेंगे। नहीं हो आप, तुमसे KVPY का एग्जाम नहीं टूटना, तुमसे मूंगफली नहीं टूटनी, तुम अखरोट तोड़ने चले हो। ठीक है, कुछ तो ओवर कॉन्फिडेंस में। 87 बिल्कुल ले लेते हैं, 87। पढ़ने वाले बच्चों का तो वेलकम है बॉस। पढ़ने वाले बच्चे हम रात को ले रहे हैं क्लास, आते हैं पढ़ने वाले बच्चे जो जागरूक हैं, आते हैं सारे बच्चे जिनको पढ़ना है, रिवीजन करना है। और बताओ भाई, उसकी कोई कॉस्ट ले रहा हूँ क्या तुम लोगों से? उसकी एक्स्ट्रा फीस ले रहा हूँ क्या भाई तुमसे? मतलब रिवीजन करा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और बताओ फास्ट चल रहे हैं क्या उसमें? और उसमें कोई फास्ट चल रहे हैं? पूरा बढ़िया समझा समझा के काम करवा रहा हूँ बस। आ रहे हैं जिनको पढ़ना है वो आ रहे हैं बॉस, सिंपल स्पीड में चल रहे हैं। 87 87 ही है ना भाई वैभव? असरसन कहता है कि टेलर और उनके कलीग ने 1958 के अंदर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की मदद से सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन प्रूफ करा। गलत है, पहली स्टेटमेंट ही गलत है। इन्होंने तो क्लोराइड नहीं यूज किया था, इनका नाम जोड़ कैसे दिया? आर्यभट्ट ने। हाँ, और इन्होंने दूसरा, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो उसके बाद तो पढ़ना ही नहीं है, ये हो नहीं सकता, ये होने खत्म, इसके बाद तो पढ़ना ही नहीं। फिर भी संतुष्टि के लिए पढ़ लेते हैं। दे यूज N15 या N15A 15N। इन्होंने N15 यूज नहीं करा था, इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था, याद करो, मैंने बताया था आपको। अपने नोट्स चेक करना, A1 क्वालिटी के नोट्स बनवाए आपको, A1 क्वालिटी के, A1 क्वालिटी के, चैलेंज की बात है। हाँ, उन्होंने विक्सिया फावा पे भी A1 क्वालिटी है। 90 देख लेते हैं। कहता है द रिपीटेटिव DNA, द रिपीटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक हैज डिफरेंट पीक ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ग्राफ बनवाया है, अगर आप लोगों को याद हो ऐसा, याद आ रहा होगा, ग्राफ बनवाया, माइनर पीक मेजर पीक, CRT की लाइन से बनवाए ग्राफ। द बल्क DNA फॉर्म्स माइनर पीक, गलत है भाई। बल्क माइनर पीक कैसे बना सकता है? रीजन गलत, रीजन गलत होते ही डी वाला, मतलब ये तीन हो नहीं सकते, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ले लो, सॉरी, डी वाला नहीं, सी वाला। या असरसुन तो सही है, सी वाला ऑप्शन, सॉरी, सी वाला ऑप्शन, क्योंकि रीजन फॉल्स है ना। सी वाला होगा, रीजन तो ट्रू है, मतलब असरसन तो सही है, रीजन फॉल्स है, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। माइनर पीक की मिस्टेक कर दी है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, मेजर पीक लिखता तो सही था, और यहाँ माइनर, मेजर की जगह माइनर लिखता तो मेरे हिसाब से ग्राफ याद आ रहा होगा इमेज में। और कई बच्चे तो ये सोच रहे थे उस टाइम
कि अबे ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, और जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी के अंदर माइनर और मेजर पीक लिखा था, उसी के बेसिस पे मैंने ग्राफ बनवाया था, आपको अगर कोई याद आ रहा हो। ग्राफ बनाया, टाइम लगाया भाई साहब, फुद्दू नहीं बैठा मोहित यहाँ पर, फुद्दू नहीं बैठा। हाँ, फुद्दू नहीं बैठा हूँ भाई साहब, फुद्दू मत समझ लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, फुद्दू मत समझ लेना, फुद्दू तुम बन जाओगे, साफ बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, तुमको मेरे से रिश्तेदारी नहीं निभानी, मेरे को तुमसे नहीं निभानी, मेरा बस इतना ही है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूं, बस सही तरीके से, और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। चलो, इसके अलावा बोलो, 1 से लेकर 90 तक कोई डाउट है तो 4 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी पूछ लो। 1 से लेकर 90 तक। 88 88 है, पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर पैकेजिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए, बिल्कुल सही है। विदाउट हिस्टोन प्रोटीन डीएनए कैन नॉट फोल्डेड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब क्लास में आओगे तो पता चलेगा भाई। और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि बाइंडिंग के लिए ही हिस्टोन प्रोटीन चाहिए होते हैं भैया, हिस्टोन प्रोटीन की हमें और कोई जरूरत भी नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत क्या है, इतना बड़ा, मैंने समझाया था, मैं कहा इतना बड़ा डीएनए है तुम्हारा, इतना बड़ा डीएनए, फोटो देख लेना, बनवाई हुई है सारी, मैं कहा इतना बड़ा डीएनए, सेल है तुम्हारी इतनी सी, 2.2 मीटर है तुम्हारा, और सेल है माइक्रोमीटर में, कैसे रखोगे इसको इसके अंदर? हाँ हाँ कर रहे हो, क्वेश्चन तो गलत करके आ गए, हाँ हाँ कर रहे हो यहाँ पर। अब 2.2 मीटर लंबा डीएनए और सेल माइक्रोमीटर में, ऑर्डर आपके सेल का साइज का, कैसे रखोगे? तो फोल्डिंग के लिए फोल्ड करके रखना पड़ेगा, हाईली कोइल्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, बिल्कुल सही है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस हो गया, बोलो इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा खुद बनाता हूँ भाई पेपर, खुद बनाता हूँ, खुद टाइप करता हूँ पूरा पेपर, अब देखो क्लास भी लेता हूँ, पेपर भी बनाता हूँ, रिजल्ट भी अनाउंस करता हूँ, 1-1.5 घंटे के बाद रिजल्ट भी अनाउंस हो गया था। बोलो इसके अलावा, बोलो डन। इसके अलावा कोई और तो नहीं है किसी का डाउट? जल्दी बोल दो, इसके अलावा कोई डाउट है तो। 1 से लेके 90 डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, 3 मिनट है, किसी को कोई डाउट हो 1 से लेके 90 तक, जल्दी बोल दो। डाउट 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 डन। चलो सर निकाल जाऊं, एग्जिट कर दूं, नेविगेट हो जाऊं, चल भैया। ये देखो मटेरियल देखना है, ये देखो मटेरियल, ये देखो मटेरियल, ये देखो, ये देखो मटेरियल, ये देखो, देखना मटेरियल, ये देखो, देखना मटेरियल, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बहुत है, मटेरियल की कमी नहीं है। चलो भाई, पढ़ो भाई पढ़ो, मेहनत करो भाई, मेहनत करो। अब तुम 11वीं वाले नहीं हो कि तुम्हारे को मौका मिल जाएगा, अब मौका नहीं मिलेगा। आईआईटी का फॉर्म भर दिया होगा कईयों ने, अभी बैठोगे ना एग्जाम में, बैठना जरूर एक बार, और फिर अपनी रैंक देखना जरूर हिंदुस्तान में, परसेंटाइल। चलिए बात करते हैं बच्चों, बायोडाइवर्सिटी की बात अपन ने करी थी। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने पॉपुलराइज करी थी, उन साइंटिस्ट का नाम भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, एडवर्ड विल्सन, है ना। पॉपुलर टर्म किसने पॉपुलराइज करी थी, एडवर्ड विल्सन ने, वो बता दिया था। मैं मोटा मोटी बात करवा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ बच्चों। एंट की स्पीसीज, फलाना स्पीसीज, धिमका स्पीसीज, वो सारी बातें आप लोग पढ़ लेंगे, रटने का सौदा है, रट लेंगे, वो रटने का, उसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं है। अब तुम एक एक स्पीसीज को काउंट करने तो बैठ नहीं सकते, टोटली रटने का है तो मतलब रटने का है, ठीक है रे भैया। फिर हमने बात करा था, एडवर्ड विल्सन ने कहा डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, इन्होंने डाइवर्सिटी को 3 लेवल पर क्लासिफाई किया। वो 3 लेवल थे, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब यहाँ पर हम अलील्स की बात करेंगे, यानी डाइवर्सिटी एट एलिलिक लेवल। एलिलिक डाइवर्सिटी को हम जीन जेनेटिक डाइवर्सिटी में काउंट करेंगे। इसके 3 एग्जांपल है, राउ वोल्फ या वोमिटोरा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपने अगर प्रीवियस ईयर्स देखे हैं, प्रीवियस ईयर्स के अंदर भरमार है क्वेश्चन की, राउ वोल्फ या वोमिटोरा कई बार पूछा जा चुका है आपसे, 1 नंबर 2 नंबर कई बार। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि राउ वोल्फ या वोमिटोरा ये कौन सी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, आंसर जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। राउ वोल्फ या वोमिटोरा से केमिकल मिलता है रेजरपाइन,
ठीक है। इंडिया के अंदर कितनी राइस की डिफरेंट स्ट्रेन है? मोर देन 50,000। बायोटेक पढ़ोगे तो 2 लाख लिखा होगा, वो ज्यादा सही है, गलत ये भी नहीं है क्योंकि मोर देन है। वहां 2 लाख लिखा है, गलत ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ मोर देन है, और मोर देन 2 लाख तक जा सकता है। मैंगो की कितनी वैरायटी है? 1,000 वैरायटी मैंगो की है। फिर दूसरा मैंने बताया था आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी। इस स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर पूरा मैप्स से मैंने आप लोगों को समझाया था। स्पीसीज डाइवर्सिटी मैंने कहा था वेस्टर्न घाट के अंदर एम्फीबियंस की स्पीसीज ज्यादा है इन कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है वो पूरा ट्रॉपिकल वाला पोर्शन है, वो पूरा ट्रॉपिकल, मुंबई, गोवा, मैंगलोर, कर्नाटका, केरला, वो पूरी वो बेल्ट जो है वो वेस्टर्न बेल्ट है, वेस्टर्न घाट की बेल्ट है, और पूरा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वहां पर ट्रॉपिकल एरिया है वो। तो ट्रॉपिकल एरिया है तो सिंपल सी बात है डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी एम्फीबियंस की। तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर क्लास में ही याद करना है भैया, एम्फीबियन स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। स्पीसीज डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो कैमरा बंद, कैमरा बंद भाई, निखिल कैमरा बंद कर ले, निखिल कैमरा बंद कर ले। चलो, उसके बाद मैंने कहा स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी के बाद मैंने कहा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक मिनट रुकना बच्चों, आवाज कट ना रही हो चेक कर लेना एक बार, ये नेट खत्म हो गया मेरा। हेलो, आवाज कट रही है? हेलो, ठीक, नहीं कटी है, मैंने थोड़ा दूसरे पे लगा दिया। चलो, तो वेस्टर्न घाट का वो मैंने समझा दिया। तीसरा आता है बच्चों इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है कि किसी एक लैंडस्केप में बहुत सारे इकोसिस्टम आपको मिलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया की बात करी थी, हमने कहा था इंडिया एक इकोलॉजिकल, एक लैंडस्केप हो गया इंडिया। इंडिया एक लैंडस्केप है और उसके अंदर तरह तरह के इकोसिस्टम है। इंडिया के अंदर आपको डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, डेजर्ट, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरीज, एल्पाइन मीडो सब मिल जाएगा। अगर इससे अपन किससे कंपेयर करा था हमने? एक से स्कैंडिनेवियन कंट्री, और मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्री बताया था, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब क्वेश्चन तो याद रखना है आपको। स्कैंडिनेवियन कंट्री मैंने कहा था ये नॉर्दर्न यूरोप की जो कंट्री है उनको बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्री। 3 कंट्रियां थी, मैंने 3 कंट्रियों का ट्रायंगल है, कोई 3 बताता 4 बताता। आप जियोग्राफी नहीं पढ़ रहे, जितना बताए आपको नॉर्दर्न यूरोप को याद रखना है, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ये बताया था मैंने आपको। कंट्री आपसे कोई नहीं पूछेगा, जनरल नॉलेज कोई नहीं पूछेगा। बच्चों देखो, ये जो बायोडाइवर्सिटी बनी है इतनी ज्यादा, जो मिलियंस में बायोडाइवर्सिटी है, इसको एवोल्यूशन देखो, जब लाइफ बनी थी उस टाइम तो कोई एक सिंगल स्पीसीज भी नहीं थी, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भी नहीं था। एवोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, फिर एक लाइफ बनी, सेल बनी, और आज इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी जो आपको देखने को मिल रही है, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं भाई, मिलियंस ऑफ ईयर्स। लेकिन इंसान की गलतियों के कारण, इंसान के लालच के कारण, ग्रीड के कारण आप देखो कि ये 2 सेंचुरी के अंदर ही निपट जाएगा पूरा का पूरा मामला। आपने देखा भी कि उत्तराखंड के अंदर कितना बड़ी ट्रेजेडी हुई है कल, देखा 2013 में भी हुई थी। 2000 बच्चों आप जानते हो, जो आप नेचर को दोगे ना, जो आप नेचर को दोगे, नेचर उससे बदला लेगी आपसे, वो भी 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, कितने गुना लेगी वो नहीं पता। बाउंस बैक तो होगा बॉस, बाउंस बैक तो होगा। क्यों? क्योंकि वहां जितने भी ये भू माफिया होते हैं, ये लकड़ी वाले माफिया जो होते हैं, जंगलों को जो काटते हैं, क्या कर रहे हैं? ये इकोसिस्टम को नुकसान ही तो पहुंचा रहे हैं। पानी का रास्ता, पानी, नदियां पहले इतनी चौड़ी चौड़ी बहा करती थी, नदियों के पूरे एरिया को कवर कर लिया इधर से, पूरे एरिया को कर लिया कवर इधर से, नदी रह गई इतनी सी। अब भैया पानी का बहाव है, पानी का प्रकोप है, पानी तो अपना रास्ता बनाना जानता है, आया पानी सब उड़ा दिया साला, एकदम उड़ा दिया ना सब। तो भैया ये अगर आप एक नेचर के साथ अगर आप खेलोगे तो नेचर आपकी जिंदगी खराब कर देगा, ये जान लेना। तो यही कह रहा है एनसीईआरटी कहती है कि बनने में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, लेकिन खत्म होने में ना जरा सा समय लगेगा, बिल्कुल, यानी लेस देन 2 सेंचुरीज, यानी 200 साल भी नहीं लगेंगे, और जो मिलियंस मिलियंस ऑफ ईयर की जो मेहनत है सब खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों है? क्यों? इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज कंटिन्यू, स्पीसीज लॉस कंटिन्यू, अगर यही
स्पीसीज लॉस का चलन रहा अगले कुछ सालों तक, 100-200 सालों तक, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यानी अब बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू है, जिसपे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हर साल मीटिंग भी होती है और उसके ऊपर एक्शंस भी लिए जाते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जाते हैं कि कैसे भी करके इस एनवायरनमेंट को बचाया जाए, इकोसिस्टम को बचाया जाए। और बहुत सारी स्पीसीज तो ऐसी हैं जो डिस्कवर होने से पहले ही विलुप्त हो गई, जो तो ना साइंटिस्टों ने देखी, तो हमने तो कहीं खैर देखी नहीं, साइंटिस्टों ने नहीं देखी तो हमने तो खैर देखी नहीं, बहुत सारी तो ऐसी भी हैं। तो अब बात आती है कि ये इतनी कितनी डाइवर्सिटी है, फिर तो जिज्ञासा जागती है भैया लोगों की कि डाइवर्सिटी कितनी है डाइवर्सिटी, आपने पढ़ा होगा। तो इन सबको रिकॉर्ड कौन रखेगा, कितनी डाइवर्स, जैसे स्कूल में कितनी बुक्स हैं उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, लाइब्रेरियन रखता है, सिंपल सी बात है। तो इस प्लेनेट अर्थ पर कितनी तरह की स्पीसीज हैं उसका भी तो डाटा रखना है किसी ना किसी को, और इसका डाटा रखता है IUCN। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बातों को सुनना बड़े ध्यान से, नोट्स मैं बनवा दूंगा, नोट्स की चिंता ना करें, नोट्स बन जाएंगे, नोट्स क्लास में बनवा दूंगा। IUCN, आयु देखो फिर सुन लो, डाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा है, बनने में लगे कई लाख साल, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, कई लाख साल लगे, लेकिन 100-200 सालों के अंदर हम इन सब चीजों को खत्म कर देंगे अगर ये ही रेट रहा स्पीसीज लॉस का। तो यानी अब बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना है, उसे कंजर्व करना है किसी भी हाल तक, अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो, अगर इस प्लेनेट अर्थ पर आप बने रहना चाहते हो तो, अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज करना चाहते हो तो फिर जिज्ञासा जागी लोगों की, भैया इतनी बायोडाइवर्सिटी है, आप कह रहे हो कि बहुत सारी स्पीसीज तो ऐसी हैं जो डिस्कवर ही नहीं हो पाई, उससे पहले ही खत्म हो गई, तो जिज्ञासा होती है ना, जिज्ञासा जागती है लोगों की, जो लोगों ने सोचा, साइंटिस्टों ने सोचा कि हैं कितनी स्पीसीज, क्यों ना इसका पता लगाया जाए कितनी स्पीसीज है, खोज करते हैं, खोज करनी चालू करी। तो फिर उसके लिए अब देखा कि जो स्पीसीज खोजी जा रही है तो उनका रिकॉर्ड भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिकॉर्ड करने के लिए एक कमेटी बनाएगी, एक एक कमेटी बनाएगी और उसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। 2004 के डाटा के अकॉर्डिंग कि स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज ऐसी हैं जिन्हें डिस्कवर किया जा चुका है 7-8 के आसपास। तो वो ज्यादा सही है क्योंकि यहाँ मोर देन लिखा है, यहाँ ये नहीं लिखा है कि एग्जैक्ट 1.5 मिलियन। अरे आ रही है बात समझ में? तो यानी मोर देन 2004 के डाटा के अकॉर्डिंग IUCN के अकॉर्डिंग टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज कितनी है, टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज याद कर लेना, क्लास में इंपॉर्टेंट है। जो टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज जो है हमारे पास वो है 1.5 मिलियन। कितनी भैया? 1.5 मिलियन। इतने से देर में ये सिर्फ एक काम की चीज बाहर निकल गई है। किसके अकॉर्डिंग? IUCN के अकॉर्डिंग। IUCN कौन? हमारी बुआ का लड़का नहीं। IUCN कौन है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सा डाटा? 2004 का डाटा। IUCN कहता है 2004 के डाटा के अकॉर्डिंग कि जो टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज है 1.5 मिलियन, यानी इतना डिस्कवर्ड हमारे पास है, तो फिर टोटल कितना है? अगला क्वेश्चन तो यही है कि जब हमारे पास डिस्कवर्ड इतना है तो हमारे पास टोटल कितना है, कि जो डिस्कवर है, जो डिस्कवर नहीं है, उन सबको मिलाकर टोटल कितना है हमारे प्लेनेट अर्थ पर। तुमने कहा कि इतने डिस्कवर्ड है, तो तुम्हारे अगला सवाल क्या होगा? तो टोटल कितना है? ये टोटल थोड़ी ना है, अरे टोटल थोड़ी ना है, ये तो वो उनका टोटल है जो डिस्कवर्ड हो गई है। आपका उनसे क्वेश्चन होगा कि इस प्लेनेट अर्थ पर टोटल कितनी है, आप चाहे उसमें से जो डिस्कवर्ड हो गई हैं वो भी और जो डिस्कवर्ड नहीं हुई हैं वो भी, उन दोनों को ऐड करके हमें बताओ टोटल कितना है। अरे बात समझ में आ रही है? फिर अलग अलग लोग आए, कुछ कहते थे 20 मिलियन, कुछ कहते थे 30 मिलियन, कुछ कहते थे 50 मिलियन। इसी बीच में एक साइंटिस्ट आए, नाम मिलेगा आपको नीचे, इस साल नीट 2020 का क्वेश्चन भी था, रॉबर्ट मे करके, नीचे की तरफ बिल्कुल पेज नंबर 259 पे नीचे की तरफ जाओ, रॉबर्ट मे करके एक साइंटिस्ट मिलेगा। इस साल का क्वेश्चन है, लिख देना नीट 2020, इस साल क्वेश्चन आया ये। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग, रॉबर्ट मे ने कहा कि देखो इतना इतना तो कुछ नहीं है, जो टोटल स्पीसीज है वो है 7 मिलियन। यही क्वेश्चन था इस साल का नीट 2020 का। स्टार लगा लो, CBSE में आएगा इस साल, लगाओ स्टार।
के डाटा के अकॉर्डिंग, पुराना डाटा है क्योंकि एनसीईआरटी बहुत पुरानी 2002 से 3 से चल रही है यही एनसीईआरटी। इन्होंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ जो स्पीसीज हैं मिलियन। अच्छा मतलब 1.5 मिलियन। क्या ये टोटल स्पीसीज है प्लेनेट अर्थ की? नहीं, याद रखना, क्वेश्चन घुमा देगा, आपको घुमा देगा इसी में। ये टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज हैं, यानी मोर देन 1.5 मिलियन डिस्कवर्ड हैं, ये टोटल नहीं है, ये टोटल डिस्कवर्ड है। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन कि टोटल डिस्कवर्ड बोला है या टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज बोला है। लपेट देगा एक, पता भी मिलेगा आपको डिस्कवर्ड है। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन बोले भैया हमें तो चलो ठीक है ये बता दिया आपने टोटल डिस्कवर्ड है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन ये होगा कि सर इस प्लेनेट अर्थ पर टोटल कितनी, ये तो हमें पता चल गई, यानी हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी और हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुई है, क्योंकि इनको और जो डिस्कवर नहीं हुई है उनको दोनों को जोड़ दोगे तो आपको पता है इस प्लेनेट अर्थ पर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज का नंबर आ जाएगा आपके पास, कितनी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है उसका डाटा आ जाएगा आपके पास। बोलो हाँ या ना, ये तो डिस्कवर्ड है पता चल गई, ठीक है। तो सर हमें अनडिस्कवर्ड बता दो कितनी है। तो अनडिस्कवर्ड तो तब पता चलेंगे ना जब हमें टोटल पता हो। टोटल बताओ। तुमने बोला कि मेरे 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 15 रुपए मेरे पास 15 रुपए, मेरे 15 रुपए खर्च हो गए, मेरे 15 रुपए खर्च हो गए, तो तेरे पास बचे कितने, बचे कितने? ये कब पता चलेगा? जब तू हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा, जब तू बताएगा मेरे पास 100 रुपए थे, तो हम एक डाटा लगा लेंगे, एक आइडिया। अच्छा हाँ, तो तेरे पास 85 बच गए। अरे आ रही बात समझ में? तो यानी आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू तो पता हो पहले कि हाँ इतनी है इस प्लेनेट अर्थ पर, समझोगे? जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये दिक्कत करता है बच्चों को कई बार। फिर कुछ आए, कुछ कहते थे गैस लगा रहे हैं सब, किसी को एग्जैक्ट डाटा तो पता ही नहीं था, कुछ कहते हैं 20 मिलियन है, कुछ कहते हैं 30 मिलियन है, कुछ कहते हैं 50 मिलियन है। तो इसी बीच में एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट में। इन्होंने कहा देखो जी ऐसा वैसा कुछ नहीं है, साले पागल हैं सारे के सारे। इस वर्ल्ड की यानी इस अर्थ की यानी हमारे प्लेनेट अर्थ की जो टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी है यानी ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो अबाउट लगभग 7 मिलियन है। कितनी बोली उन्होंने? 7 मिलियन है। बोलो भाई, तो आप अब क्या कहेंगे? आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर 7 मिलियन टोटल है ठीक है, तो जो ये 20 मिलियन 30 मिलियन 50 मिलियन कह रहे थे तो उनकी बात हमने क्यों नहीं मानी, इसकी बात कोई क्यों मान लिया, वो क्यों गलत हो गए? मन में डाउट तो आता है बच्चों के। बच्चे ने पूछा था मेरे से डाउट, बोले ठीक है सर हमने रॉबर्ट मे की बात मान ली, रॉबर्ट मे कह रहा है मेरा ससुरेगा ये कह रहा है कि 7 मिलियन स्पीसीज है, ठीक है हमने मान लिया, इसको ही क्यों माना? बाकी जो कह रहे थे 20 मिलियन है 30 मिलियन है 50 मिलियन है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्या हमारी भैंस खोल ली थी कि हाँ हमें उसका कर्जा देना था तो हमने उसको नकार दिया, क्या उसने हमारा आज प्रपोज डे पे प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो हम इसलिए रिजेक्ट कर देंगे? तो ऐसा तो कुछ लपड़ा था नहीं। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा क्यों, हम बातचीत करी, हमने देखा, खोजबीन करी रॉबर्ट वे के बारे में, तो हमें पता चला कि रॉबर्ट में ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि इन्होंने जो ये डाटा दिया था ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के बेसिस पर दिया था। किसके बेसिस पे दिया था? प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। जानते होंगे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के बेसिस पर रॉबर्ट मैंने डाटा दिया था कि इस ग्लोबल जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो 7 मिलियन से ज्यादा नहीं है। किस बेसिस पे दिया था इन्होंने? स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे दिया था। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? रॉबर्ट मे की बात कर रहे हैं। बोलो भाई, बोलो भाई, बात आ रही सुन? हाँ, एनसीईआरटी ने इसका कोई डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिया है और मैं भी आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा कि आप भी बस इतना याद रखना कि रॉबर्ट मे ने स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर ही ये डाटा दिया था। और बच्चों हम बायोलॉजी वाले हैं, अगर हम बायोलॉजी वालों को प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स समझ में आ जाता तो मेंडल जीते जी ही सक्सेसफुल हो जाता। आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स के अंदर कि मेंडल को सक्सेस नहीं मिली थी क्योंकि मेंडल मैथमेटिशियन थे। मेंडल ने अपने रिजल्ट्स को समझाने के लिए मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का सहारा लिया था, तो उस समय के साइंटिस्टों को समझ नहीं आया था। अगर हम बायोलॉजी वालों को स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाती तो शायद मेंडल जीते जी सक्सेस हो जाता, और मेंडल जीते जी सक्सेस नहीं हुआ था। उसका एक ये भी कारण था, एक कारण, मेन कारण नहीं, एक कारण ये भी था। अरे बात आ रही है समझ में? मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी, मेरे को लग रहा है तुम्हें पल्ले पड़ रहा है। अरे बोलो भैया, पल्ले पड़ रहा है? तो ये एक कारण था कि इनकी बात को एक्सेप्ट किया गया और इनकी बात को ही माना गया, और ये वाइडली एक्सेप्टेड डाटा भी था सभी के द्वारा, क्योंकि इन्होंने
एक रिजल्ट निकाला था स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। किसको बेस बनाया था इन्होंने? इंसेक्ट की स्पीसीज को बेस बनाया था, क्योंकि आपको पता है, आपने डाइवर्स फाइलम, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वाला फाइलम कौन सा है? आपका आर्थ्रोपोडा ही है। तो उसी के बेसिस पर लमसम इन्होंने एक आइडिया निकाला था प्रोबेबिलिटी का सहारा लेके कि इस जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो 7 मिलियन है। ये अब पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ जाएगा, बिंदास तरीके से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो भाई, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। डन है भैया? तो ये रोबोट में याद रखना भैया, इस साल का क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन था ये। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। बड़े ध्यान से सुनते चलना भैया, बड़े ध्यान से सुनते चलना जो मैं कहा हूं। देखो, अब मैं डाटा वाटा सब मैं लिखवा दूंगा, बनवा दूंगा, उसकी टेंशन आप मत करना, नोट्स बन जाएंगे। आप सिर्फ समझो, अभी एनसीईआरटी में देखो बस। बच्चों, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। ये तो हमें ग्लोबल स्पीसी डाइवर्सिटी के बारे में आइडिया मिला कि ग्लोबल डाइवर्सिटी थी, हमें आइडिया मिल गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कितनी? अब आता है इंडिया में कितनी। अब आपने देखा होगा कि जो 7 मिलियन है, जो 7 मिलियन है, 7 मिलियन का टोटल है, इसमें से डिस्कवर्ड कितनी है? 1.5 मिलियन ही तो डिस्कवर्ड है। कितनी डिस्कवर्ड है? 1.5 मिलियन ही डिस्कवर्ड है 7 मिलियन में से। कितनी डिस्कवर्ड है? 7.5 मिलियन में से कितनी डिस्कवर्ड है? 1.5 मिलियन ही क्या है? डिस्कवर्ड है। अब जो ये 1.5 मिलियन जो डिस्कवर्ड है, ये लगभग लगभग कितना परसेंट हुई? ये लगभग लगभग कितना परसेंट हुई? लगभग लगभग 22% हुई टोटल का। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप जो 7 मिलियन का 22% निकालेंगे तो लगभग लगभग 1.5 मिलियन ही आता है। अरे बात आ रही है समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब आप 7 मिलियन का लगभग लगभग आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 1.5 मिलियन। फिर सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज कितनी? टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज कितनी? मोर देन 1.5 मिलियन, ठीक है। बोलो भाई, बात आ रही समझ में? तो टोटल कितनी? रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग, रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग टोटल स्पीसीज कितनी? टोटल स्पीसीज कितनी? 7 मिलियन। ये सार निकला हमारा पीछे वाले पैराग्राफ से, यही था। 7 मिलियन का कितना परसेंट है ये? 20